नमस्कार बच्चों। हम लोग अलंकार प्रकरण पढ़ रहे हैं और अलंकार प्रकरण में हमने पहले शब्दालंकार और अर्थालंकारों को पढ़ा है। उभय अलंकार श्लेष अलंकार को भी देखा है। अर्थालंकारों के क्रम में हम आज पढ़ेंगे निदर्शनालंकार को। और निदर्शनालंकार का जो उदाहरण है लक्षण है, उस लक्षण को हम सबसे पहले देखते हैं कि अभवन वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पकः निदर्शना भवेत् सेयं मम्मटेन यथोदितः। तो अभवन वस्तु संबंधः, तो जो जहाँ वस्तुओं का परस्पर जो संबंध है वो अभवन यानी कि असंभव होता है, लेकिन उपमा परिकल्पक है। उपमा की परिकल्पना, या जिसे कहें कि असंभव होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव या उपमा की परिकल्पना कर लेना, तो वो जो है निदर्शना भवेत, निदर्शना हो जाता है। यथा मम्मटेन उदिता, यानी मम्मट ने जो है निदर्शना अलंकार का ये लक्षण बताया है, जहाँ पर असंभव जो है जो वाक्यार्थ है या जो पदार्थ है उनको उपमा के रूप में पर्यवसित हो जाता है, वहाँ निदर्शनालंकार होता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ वस्तुओं या पदार्थों अथवा हम कह सकते हैं वाक्यार्थों का अन्वय बनता ही नहीं है और फिर उपमानों उपमेय भाव के रूप में वो परिणमित हो जाता है, वहाँ निदर्शनालंकार होता है। उपमा परिकल्पक अर्थात अंत में समानता का बोध हो जाता है, उपमा की परिकल्पना हो जाती है। तो उपमा बनती नहीं है लेकिन उपमा की परिकल्पना कवि कर लेता है, वहाँ पर जो है वो निदर्शनालंकार होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब अन्वय बोध तो नहीं होता, लेकिन अन्वय बोध के लिए उपमान उपमेय भाव की कवि परिकल्पना कर लेता है, यानी कि वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि एक वाक्य उपमेय बन जाता है और दूसरा वाक्य जो है वो उपमान के रूप में परिकल्पित हो जाता है। ऐसा जहाँ पर कवि वर्णन करता है वहीं पर निदर्शनालंकार होता है। तो दो ऐसी वस्तुएं जिसमें कोई तुलना हो नहीं सकती, तो कवि अपनी प्रतिभा से अपनी कल्पना से वहाँ तुलना कर देता है और उपमानों उपमेय भाव की सर्जना कर लेता है, वहाँ पर जो है वो निदर्शनालंकार है। तो ये काव्य प्रकाश में मम्मट ने जो है निदर्शनालंकार का उदाहरण दिया है कि जहाँ उपमा की परिकल्पना कर ली जाती है असंभव वस्तुओं के संबंध में भी, तो वहाँ निदर्शनालंकार होता है। तो अभवन वस्तु संबंधः, जहाँ वस्तुओं का परस्पर संबंध नहीं होता, वहाँ उपमा परिकल्पक है, उपमा की परिकल्पना कर लेने वाला निदर्शना भवेत, निदर्शना होती है। सा वह निदर्शना होती है, सा इयम वह यह निदर्शना होती है। मम्मटेन यथोदिता, जैसा कि मम्मट ने कहा है। मम्मट ने ये लक्षण दिया है काव्य प्रकाश में, और उन्होंने कहा है कि जहाँ वस्तुओं का, पदार्थों का, वाक्यों का संबंध नहीं हो सकता, अन्वय नहीं हो सकता, उपमानों उपमेय भाव हो नहीं सकता, वहाँ पर कवि जब उपमा की परिकल्पना कर लेता है तो वहाँ पर निदर्शनालंकार होता है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी कि उपमान और उपमेय में साधारण धर्म होता है, यानी कि दोनों में समान धर्म होता है, तो दोनों में उपमानों उपमेय बनने का एक कारण होता है। लेकिन जहाँ कहीं ऐसा नहीं होता, फिर भी कवि जो है ये कल्पना कर लेता है, दो असंबद्ध वस्तुओं की तुलना कर लेता है, तब वहाँ पर निदर्शनालंकार होता है। तो जैसे कि ये उदाहरण देखिए आप, क्व सूर्य प्रभो वंश क्व च अल्प विषया मति तितिर्षो दुस्तरम मोहादुडुपेन अस्मि सागरम। तो ये जो है रघुवंश का ये पद्य है, जिसमें कालिदास जो है रघुवंश का वर्णन करने से पहले ये कह रहे हैं कि मेरी जो बुद्धि है उसमें और ये जो महाकाव्य का निर्माण है उसमें कोई तुलना नहीं है, परंतु मैं इस कार्य को कर रहा हूँ और है मोह के कारण एक छोटी नौका से समुद्र पार करने का कार्य कर रहा हूँ। तो क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व च अल्प विषया मति तितिर्षु दुस्तरम मोहादुडुपेन अस्मि सागरम। तो कहाँ तो सूर्य वंश, सूर्य से प्रभव यानी उत्पन्न होने वाला वंश, क्व च अल्प विषया मति, और कहाँ अल्प विषय वाली, अल्प ज्ञान वाली मेरी बुद्धि, तो तितिर्षु तैरना चाहता हूँ, दुस्तरम बहुत मुश्किल से तैरने योग्य, सागरम सागर को, मोहाद मोह के कारण, उडुपेन यानी छोटी सी नौका से। तो छोटी सी नौका से, उडुपेन छोटी सी नौका से, मोह मोह के कारण, ये मेरा मोह है
कि मैं रघु के वंश का वर्णन करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं उस वर्णन को कर रहा हूँ। यद्यपि ये कार्य आसान नहीं है, ये कार्य जो है वो मैं कर रहा हूँ तो ऐसा है जैसे छोटी नौका से समुद्र को पार करना। तो कहाँ से सूर्य से उत्पन्न वंश और कहाँ ये अल्प विषयों के ज्ञान वाली मेरी बुद्धि। मैं तो मोह के कारण छोटी सी नौका से बहुत मुश्किल से तैरने योग्य सागर को पार करना चाहता हूँ। तो छोटी बुद्धि से सूर्य वंश का वर्णन करना छोटी नौका से समुद्र को पार करने के समान है। तो इस प्रकार से उपमा की परिकल्पना कवि कर लेता है। तो तुच्छ बुद्धि से सूर्यवंश का वर्णन की इच्छा होना और छोटी नौका से समुद्र को पार करने का यहाँ जो है बिंब प्रतिबिंब भाव जो है वो उपमा यहाँ व्यंजित है। तो जो है निदर्शना अलंकार यहाँ पर है। तो दो वस्तुएं जहाँ कोई संबंध नहीं है उस संबंध को कवि जो है वो सिद्ध कर लेता है। तो असंबद्धता को भी संबद्ध कर लेता है, तो वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है, निदर्शना अलंकार होता है। तो एक बार और देखें कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना भवेत सेयम मम्मटेन यथोदितः। दो पदार्थों, दो वाक्यों अथवा दो जो है वस्तुओं के बीच में यदि संबंध स्थापित नहीं होता परंतु फिर भी जो उपमा की परिकल्पना कर लेता है, ऐसा अलंकार जहाँ होता है वो निदर्शना अलंकार कहलाता है। अथवा कवि जहाँ ऐसी उपमा की परिकल्पना कर लेता है अन्वय भाव न होने पर भी अंत में जा करके अंततोगत्वा उपमा सिद्ध हो जाती है, तब जो है निदर्शना अलंकार होता है। ये परिभाषा मम्मट के द्वारा दी गई है। और ये कालिदास के रघुवंश का ये जो श्लोक है, ये जो पद्य है, वो यहाँ उदाहरण स्वरूप समझाने के लिए दिया जा रहा है कि क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व च अल्प विषयामति तितिषु दुस्तरम मोहाद उडुपेन अस्मि सागरम। तो मोह के कारण छोटी सी नौका से समुद्र पार करना चाहता हूँ, अन्यथा कहाँ तो सूर्य वंश का वर्णन और कहाँ अल्प विषय वाली बुद्धि। इनमें कोई मेल नहीं है, इनका कोई जोड़ नहीं है, इनका कोई अन्वय नहीं है। छोटी नौका से समुद्र पार करना जो है ये संभव नहीं है, परंतु जो है वो कवि ऐसा करना चाहता है, कालिदास ऐसा करना चाहते हैं। तो यहाँ जो है उपमानो उपमेय भाव सिद्ध हो जाता है कि इस सूर्यवंश का अपनी अल्प बुद्धि से वर्णन करना ठीक वैसा ही है जैसा छोटी नौका से समुद्र को पार करना। तो प्रश्न ये है कि जब वो संभव ही नहीं है तो फिर क्यों? तो कवि कह रहे हैं मोहाद, मोह के कारण ऐसा करना चाहता हूँ, यानी मेरे मन में ये आसक्ति है इस बात को लेकर के कि मैं सूर्यवंश का वर्णन करूँ, मेरी इच्छा है कि सूर्यवंश को वर्णन करूँ, तो असंभव को संभव करना चाहता हूँ। तो सूर्यवंश का वर्णन असंभव कार्य है, लेकिन मैं अपनी अल्प बुद्धि से करना चाहता हूँ। छोटी नौका से समुद्र को पार करना असंभव है, लेकिन मैं अपनी जो है इस छोटी नौका से समुद्र पार करना चाहता हूँ। तो उपमानो उपमेय भाव किस प्रकार से है कि अल्प बुद्धि से सूर्यवंश का वर्णन करना उसी प्रकार है जैसे छोटी नौका से समुद्र को पार करना। लेकिन इस असंबद्धता में मोह को कारण बता करके कवि ने जो है उपमानो उपमेय भाव यहाँ पर जो है परिवसित किया है, इसलिए यहाँ निदर्शना अलंकार है। अगला अलंकार देखें आप, दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार की परिभाषा देखिए, दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। और जो है दृष्टांत तो वहाँ होता है जहाँ सधर्म से समान धर्म वाली वस्तुनः विषय वस्तु का या वस्तु का प्रतिबिंबनम बिंब प्रतिबिंब भाव का जहाँ वर्णन होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। तो सधर्म से समान धर्म वाले, समान स्वभाव वाले, समान गुण धर्म वाले वस्तुनः विषय का प्रतिबिंबन करना, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब भाव से स्थापना करना, तो दृष्टांत अलंकार कहलाता है। तो समान धर्म वाले, समान गुण वाले, समान स्वभाव वाले विषय का जब बिंब प्रतिबिंब भाव से कवि प्रतिस्थापना करता है, उसकी स्थापना करता है, उसको उपस्थापित करता है या उसको रखता है, तब वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यानी एक जैसी वस्तुएं जहाँ पर कवि बिंब प्रतिबिंब भाव से स्थापित करता है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। जो जहाँ दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं
और एक बिंब होता है, एक प्रतिबिंब होता है। प्रकारांतर से एक उपमेय होता है और दूसरा उपमान होता है। सधर्म का मतलब है कि दोनों में धर्म जो है वो समान होता है, समान धर्म होता है, सादृश्य होता है, समानता होती है। तो उपमेय और उपमान वाक्यों का एक ही धर्म होता है। तो एक ही बात को भिन्न भिन्न शब्दों से यहाँ कहा जाता है। तो जो है जिसे कहें समान धर्म वाली वस्तु का वर्णन किया जाता है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि सादृश्य प्रतीत होता है और जो है यहाँ कह रहे हैं कि प्रतिवस्तु उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान वाक्यों का एक ही धर्म होता है, किंतु इसे प्रकारांतर से भिन्न शब्दों द्वारा बताया जाता है। और दृष्टांत अलंकार जो है वो उसमें समान धर्म वाले विषय का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। और उदाहरण के लिए आप देखें कि त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभव ज्वलितम आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुदवत्याः। तो त्वयि दृष्ट एव, तुमको देखते ही तस्या, उसका, मनोभव ज्वलितम मनः, काम से पीड़ित जो मन है वो प्रज्वलित हो जाता है। आलोके ही हिमांशु, हिमांशु को देखने पर जो है क्या हो जाता है, कुमुदवत्याः कुसुमम विकसति, जो कुमुद का जो पुष्प है वो विकसित हो जाता है। तो यहाँ जो है कह रहे हैं कि तुमको देखते ही उसका काम से पीड़ित मन जो है वो शांति को प्राप्त कर लेता है। निर्वात यानी कि शांत हो जाता है। आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुदवत्याः। तो आलोके ही हिमांशु, चंद्रमा को देखने पर, कुमुदवत्याः कुसुमम, कुमुद का पुष्प जो है विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा और कुमुदवती को नायक और नायिका, मन और कुसुम, तो यहाँ जो है सूर्य से संतप्त होती है कुमुदवती दिन में, और रात्रि में जब वो चंद्रमा को देखता है तो वो विकसित हो जाता है। ऐसे ही काम से संतप्त है जो है नायक, और जो नायिका जो शीतल स्वभाव वाली है उसको देखते ही उसका मन शांत हो जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो बिंब और प्रतिबिंब भाव है यहाँ पर दो वाक्यों में, इसलिए यहाँ जो है दृष्टांत अलंकार है। तो यहाँ देखिए, त्वयि दृष्ट एव, तुम्हें देखते ही, तस्याः उसका, मनोभव ज्वलितम मनः, काम से पीड़ित जो मन है वो निर्वाति शांत हो जाता है। आलोके ही, क्योंकि हिमांशु आलोके, चंद्रमा को देखने पर, कुमुदवत्याः कुसुमम विकसति, कुमुदवती का, कुमुद का पुष्प जो है वो विकसित हो जाता है। तो यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव है, यानी कि एक उपमेय वाक्य है और एक उपमान वाक्य है। यहाँ नायक जो है नायिका को देख करके उसी प्रकार से शांत हो जाता है जिस प्रकार से चंद्रमा को देख करके कुमुद का पुष्प जो है वो शांत हो जाता है या आनंद को प्राप्त करता है या खिल जाता है, विकसित हो जाता है। तो यहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए उपमेय उपमान जो वाक्य हैं उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। तो दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि समान धर्म वाली वस्तु का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। तो इस तरीके से यहाँ दृष्टांत अलंकार है लक्षण और इसका ये उदाहरण। इसको कभी कभी प्रतिवस्तुपमा और दृष्टांत में जो है अंतर आ जाता है, दृष्टांत और अर्थांतर न्यास में भी अंतर आ जाता है। तो अंतर के दृष्टिकोण से भी इन अलंकारों को आप तैयार करेंगे और जो इनके लक्षण और उदाहरण के दृष्टिकोण से भी इन अलंकारों को तैयार करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पद्य दिया जाए और ये पहचानने के लिए कहा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब पद्य को आप अर्थ करें और उस अर्थ के बाद उसमें जो उपमेय और उपमान जो है उन दोनों में संबंध किस प्रकार का है, उसके आधार पर आप अलंकार का निर्धारण करें। क्योंकि उपमा तो मूल में होती है, शब्दालंकार को यदि हम छोड़ दें, अर्थालंकारों में सब में ही उपमा मूल में होती है, लेकिन उपमेय और उपमान में जो संबंध होता है उस संबंध के आधार पर अलंकार का निर्धारण होता है। तो जैसे हमने कहा रूपक में आरोप होता है, अभेद होता है, दृष्टांत में जो है उत्कृष्ट कोटि की संभावना होती है, उपमा में जो है वो समान धर्म वाली वस्तुओं को इव आदि वाचक शब्दों के द्वारा कहा जाता है। और जो है प्रतिवस्तु उपमा अलंकार जो है वहाँ पर
जो है वस्तु प्रति वस्तु भाव होता है। निदर्शना अलंकार में असंभव संबंध को संबंध कर लिया जाता है। और भी हमने जो है बहुत सारे अलंकार यहाँ पर, जैसे व्यतिरेक है तो व्यतिरेक में उपमान की अपेक्षा उपमेय जो है वो बढ़ जाता है, अतिशयोक्ति में उसका निग्रहण हो जाता है। तो जो है यहाँ बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे जिसे हम कहें कि अलंकार के विधाएं जो है, प्रकार जो है हमने देखे हैं। सब में उपमान और उपमेय दो होते हैं और उपमा मूल में होती है। इनमें दोनों में क्या अंतर है या किस प्रकार का संबंध है, उस संबंध के आधार पर वो अलंकार होता है। तो दृष्टांत की तरह जहाँ बात की जा रही है वो दृष्टांत अलंकार है, और जहाँ संबंध नहीं हो रहा है, वहाँ संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है निदर्शना अलंकार है। और उपमेय जो है उसका निगरण हो जाता है, उपमानी दिखाई देता है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। जो उपमेय बढ़ जाता है तो व्यतिरेक अलंकार है, अभेद हो जाता है तो रूपक अलंकार है, समानता स्पष्ट कही जाती है तो उपमा अलंकार है। इस तरीके से दोनों के संबंध को आपको बारीकी से पहचानना होगा कि किस अलंकार में उपमेय और उपमान में किस प्रकार का संबंध होता है। उस आधार पर उस अलंकार का निर्धारण आप करेंगे। तो लक्षण आपको पता होना चाहिए, और जो अर्थालंकार है उसमें आपको पद्य का अर्थ भी पता होना चाहिए, तब आप अलंकार को पहचान पाएंगे। शब्दालंकार में आपको अर्थ करने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि यमक में हम अर्थ करते हैं क्योंकि दो भिन्न भिन्न अर्थ होने चाहिए। श्लेष में हम अर्थ करते हैं क्योंकि श्लेष में अर्थ चिपके हुए होते हैं। लेकिन अनुप्रास में हमको वैसे ही पहचान में आ जाता है क्योंकि वहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है। तो इस तरीके से अलंकारों को पहचानना भी जो है हमको सीखना है, और सीधे सीधे यदि लक्षण उदाहरण दे दिया जाए तब तो आप कर ही लेंगे। तो इस तरीके से आप अलंकारों की तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।